Hello friends, welcome to all of you in Electra classes. Myself Nikhil Bunkar, and today we are going to start our new chapter, that is electric current. The electric current chapter is related with the unit current electricity. In this chapter we deal with dynamic charges. आपने इस करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बारे में पढ़ा होगा, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आपने डील किया होगा स्टैटिक चार्जेस से. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टैटिक चार्जेस. हम वहाँ पे स्थिर आवेशों का डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और चार्जेस we can say, and the static means constant charges, not is in motion. But now in this current electricity chapter we are going to deal with dynamic charges और charges is in motion. मीन्स ऐसे चार्जेस के बारे में हम डील करेंगे जो कि मोशन में हो. अब ऐसे कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं जो कि मोशन में हैं, और उनके मोशन की कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, हम उनके बारे में देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे कि द चार्जेस विच आर इन मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज चार्जेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ऐसे चार्जेस जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो. एंड देन द चार्जेस विद वेरिएबल वेलोसिटी. इसके बाद हम डील करेंगे ऐसे चार्जेस जिनकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती हो. और उन दोनों को हम इन पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में स्टडी करेंगे. मीन कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चार्जेस वेलोसिटी से मोशन करेंगे उनकी स्टडी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे. और ऐसे चार्जेस जिनकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, उनको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जो कि आपके फॉरवर्ड लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे. अब चलिए देखते हैं हम कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. तो देखिए, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स चार्ज का जो फ्लो है पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. यस, चलो देखते हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से, लेट अस सपोज ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, दैट इज ए. इसका एरिया हमने मान लिया ए. अब यहाँ से कुछ पर्टिकुलर चार्जेस, कुछ क्वांटिटी में चार्जेस Q1 यहाँ से एंटर कर रहे हैं, और यहाँ बी पार्ट में ए के उस तरफ यहाँ पर Q2 चार्जेस लीव कर रहे हैं. और Q1 चार्जेस जब एंटर कर रहे हैं तब टाइमिंग T1 थी, और Q2 जब लीव कर रहे हैं तब टाइमिंग T2 थी. तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से कुछ चार्जेस एंटर और लीव कर रहे हैं, और उसका कुछ टाइम इंटरवल रहेगा, कुछ रेंज रहेगी, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड, लाइक दैट. ऐसा कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा. उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में हम जो करंट के डिस्कस करेंगे, एंड दैट करंट इज आई एवरेज, एंड इट इज डेनोटेड बाय डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T. लेकिन अगर हम करंट की बात करें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स किसी पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा आई इंस्टेंटेनियस, मीन्स वी कैन से इंस्टेंटेनियस करंट. इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द करंट विच फ्लोज फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट. मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट 2 सेकेंड हो सकता है, 3 सेकेंड हो सकता है, 4 सेकेंड हो सकता है, एंड सो ऑन. मीन्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर करंट फ्लो होता है तो उसको हम कहते हैं आई इंस्टेंटेनियस. और शॉर्ट पीरियड, तो उस सिचुएशन में हम जो करंट फ्लो होता है उसको हम आई इंस्टेंटेनियस, एंड दैट इज डेनोटेड बाय dq बाय dt. नेक्स्ट हम देखते हैं करंट के यूनिट के बारे में. अब करंट का यूनिट क्या होगा, हम करंट को आखिर मेज़र किस में करेंगे.
ठीक है, अब करंट को मेज़र तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, हमने करंट का जो फॉर्मूला बताया दैट इज़ I = Q डिवाइडेड बाय T। अब देखिए, Q को हम कहते हैं चार्ज, एंड चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, एंड जो टाइम है उसका यूनिट होता है हमारे सेकेंड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर। अब ये एक साइंटिस्ट का नेम है। कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर, एंड दैट इज वन ऑफ मोर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड आल्सो एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी यूनिट है ये? दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वी कैन से SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज। आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप की क्वांटिटी है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आपने क्लास 11th में देखा है कि क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर। और हम एक शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं, स्केलर और वेक्टर किसे कहते हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड मीन्स 2 किलोग्राम, सो 2 इज द मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन, and those quantities which has both magnitude and direction that are known as vector quantity, like velocity। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब हम देखते हैं करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर को अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, किसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। मतलब प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो होता है माइनस टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोज होती है। मीन्स वी कैन से इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट the direction of electric current is fixed, means the direction of electric current is from positive potential to negative potential. After even if the direction of electric current is from positive terminal to the negative terminal, it is a scalar quantity. ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी, इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया और इसका डायरेक्शन भी हो गया, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्यों ये इस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो उसका आंसर है, देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, को फॉलो नहीं करता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं कि अगर मैंने एक ये ब्रांच ले ली, यहाँ पे सपोज कर लिया 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और एक सेकंड ब्रांच ले ली, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, और यहाँ मुझे रिजल्टेंट निकालना है। और इन दोनों ब्रांच के बीच में मैंने एंगल ले लिया 90 डिग्री, तो यहाँ पे करंट आया 5 एम्पियर। ठीक है, ये 2 एम्पियर करंट और ये 2 एम्पियर करंट एंड दिस इज 3 एम्पियर करंट, दोनों मिलकर यहाँ पर कितना आया? 5 एम्पियर करंट। अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने लिया, ये 2 एम्पियर हो गया, और यहाँ से मैंने ये लिया 3 एम्पियर। And now this both the vector are inclined, or we can say this both the branches are inclined at an angle 60 degree.
in the case of first 90 degree, now these both are inclined at 60 degree angle, and now again the resultant is 5 ampere. अब देखो हमने एंगल को चेंज किया, यहाँ 90 डिग्री एंगल था फिर भी हमारा रिजल्टेंट 5 एम्पियर है। अब हमने दोनों ब्रांच के बीच में एंगल कितना रखा, 60 डिग्री, तब भी हमारा रिजल्टेंट 5 एम्पियर है। तो करंट का मैग्नीट्यूड एंगल डिपेंडेंसी को शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, मीन्स एंगल को चेंज करने के बाद भी हमारे क्या हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई वी कैन से इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा। आपने क्लास 11th में देखा होगा कि अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों को हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड कर दिया, थीटा एंगल से, देन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ ऑफ देम इज रिप्रेजेंटेड बाय, दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दो वेक्टर को हमने किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से इंक्लाइंड कर दिया, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दैट, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है। बट इन दोनों केसेस में ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिल रहा है, यहाँ पर थीटा की डिपेंडेंसी नहीं है। अगर थीटा की डिपेंडेंसी होती तो डिफरेंट एंगल पर यहाँ पे आर की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की कंडीशन में थीटा की वैल्यू डिफरेंट होने के बाद भी हमारा रिजल्टेंट क्या है, 5 ampere. And that's why we can say electric current does not follow the vector law of addition and it is a scalar quantity. I hope you enjoy this lecture. Thank you. Have a nice day. And in next lecture we deal with drift velocity. Thank you.